Guys, go through last lecture notes. सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर। क्या बोला बेटा आपने? सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर मॉड्यूल का नहीं है, मेरे दोस्त ने कल एक भेजा था मुझे, सर मुझे भी नहीं आया। अरे दोस्तों वाले क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर, क्या तुम्हें मालूम है तुमने चैप्टर फिनिश कर लिया है पूरा? सर एसिडिक हाइड्रोजन सर ठीक है सर। ग्रुप में तुमने डाला क्या? तुमने दोस्तों के साथ डिस्कस किया जो ग्रुप में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? नहीं सर ग्रुप पे नहीं डाला अब तक। तो एक बार डालो ना बेटा, तुमको ओके खुद ही पता चल जाएगा। लोग आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे, डिस्कशन के लिए तो ग्रुप बनाया गया है। सर आपने पिछली क्लास वो बोला था ना कि एमाइन इन्वर्जन में वो H+ जो है लोन पेयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसी कारण वो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी सर। तो एमाइन इन्वर्जन में? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो सर एमाइन इन्वर्जन मोमेंटली होता है ना, फिर बाद में तो वो वापस मतलब फ्लिप जैसे हो जाता है ना, तो वो वापस इंक्रीज नहीं करता बेसिक स्ट्रेंथ। क्या नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। ये थोड़ी ना है, ये एक चीज है जिसमें तुमने बोला है कि ऐसा है सिस्टम, और वो इन्वर्ट होकर के ऐसा हो जाता है। ठीक, तुम्हारा लेटर से प्रोटॉन का अटैक हो रहा है, अगर ये फ्लिप होगा बार बार तो अटैक होने के चांसेस कम हो गए। ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं हो रही। और मान लीजिए कोई रिजिड सिस्टम है, रिजिड सिस्टम का मतलब होता है कोई फ्लिप नहीं हो रहा है, ये सब आपने लेटर से यहाँ बंद कर दिया, तो फिर H+ इजिली अटैक कर रहा है। तो अगर ये केवल एक कंपैरिजन है between two cases, one in which inversion occurs and the other in which inversion does not occur, बस दो का डिफरेंस, और कुछ थोड़ी ना है इसमें। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ऐसा थोड़ी ना बोला गया है कि वहां पर वो बेसिक नहीं होगा। और बताइए, और किसी का कोई डाउट? एक ही H+ थोड़ी अटैक करता है, बहुत सारे करते हैं ना, तो दूसरे साइड भी तो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर केवल है कि किसमें टेंडेंसी कम हो जाएगी, सब तो वो ये नहीं हो रहा है कि कंपैरिजन के अटैक लिए यूज नहीं होता है। होगा। बेटा आप ऐसे सोचो ना, तुमको एक सिंपल घरेलू एग्जांपल दिया है कि तुम्हारे पास और तुम जो कह रहे हो कि बहुत सारे H+ मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे ये भी तुम मॉलिक्यूल हो गए जब सैंपल लोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने एमाइन का एक मॉलिक्यूल लिया और H+ के 100 मॉलिक्यूल्स लिए और बोले चारों तरफ खड़े हो जाओ और अटैक करते रहना। ऐसा थोड़ी ना सिस्टम चल रहा है। यस सर। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि अगर मान लीजिए कि आपके खोपड़ी में दर्द हो जाए और इसकी वजह से वो इधर उधर घूम नहीं पाए, तो इजीली कोई तुम्हें अटैक करेगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप बॉडी को इधर उधर कर लेते हो, अटैक को जो जो भी अटैक करने आ रहा है उसके लिए इट विल बिकम डिफिकल्ट अगर आप इधर उधर हिल पा रहे हो। वैसी सिस्टम यहाँ पर एक सिंपल सी चीज रिलेट करके मैंने आपको दी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ज्यादा डिफिकल्टी है तो उसको रट लो कि ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, के आगे तो और कुछ नहीं बता सकते। एंड सर फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट्स होता है ना रिएक्शंस में? हाँ, फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट्स होते हैं। पृथ्वीराज ने ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ है एसिडिक का, वो कह रहा है। सो बाकी बच्चे देख लेना और फिर अपना आज की डेट पे कभी भी उसको रिप्लाई कर देना। और बोलिए, किसी का डाउट? go through कर लीजिए लास्ट लेक्चर नोट्स को, एंड कैन यू टेल मी द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अच्छा, हमने कार्बोकेटाइन नहीं किया है अभी। नहीं सर। नो सर। Have you attempted questions of exercise 5, 6 and 7? Have you attempted questions? नो सर। नो सर। नो सर। आप एटलीस्ट एक्सरसाइज 5 अटेम्प्ट कर लेना सारे स्टूडेंट्स, ठीक है? बिकॉज इस वीक में आपका कोई डाउट सेशन नहीं लगा हुआ है, तो एक्सरसाइज 5 आप अटेम्प्ट करना। एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल डू द थियरी पार्ट। थियरी प्लस एक्सरसाइज 5 दोनों चीजें होंगी। कल मेरे ख्याल से लेक्चर आपके साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए
ठीक है, चल, सो नाउ यू राइट द हेडिंग कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. Write a small note. Carbon atom carries positive charge and has 6 electrons in its valence shell. Carbon atom carries positive charge and has 6 electrons in its valence shell. Diamagnetic in nature, highly reactive. All these are the characteristics basically for carbocation. Diamagnetic in nature, हाईली रिएक्टिव इन नेचर. देखिए कोई भी इंटरमीडिएट होगा तो रिएक्टिव तो लिखेंगे ही लिखेंगे. एंड फर्दर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू that when carbon having positive charge means empty orbital, and if there is empty orbital, it will be capable of accepting a pair of electrons. तो वही चीज है. और अगर कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल. लुईस बेस भी आप लिख सकते, लुईस एसिड भी लिख सकते. So I was telling you the point that since it is capable of accepting electron pair, since it is capable of accepting electron pair, it is an electrophile. Since it is capable of accepting electron pair, it is an electrophile. Guys, एक टाइम था जब हम अलग अलग नाम देते थे. जैसे आपको हो सकता है बुक्स में कार्बोनियम आयन करके भी मिल जाए, कार्बोनियम आयन. और लेकिन आज की डेट पे हम सब मिला करके इसको कार्बोकैटायन, पहले कार्बोनियम आयन भी बोलते थे, वो वैलेंसी के बेसिस पे बोला जाता था. बट इतना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं. अब आप इसको कार्बोकैटायन ही लिखते हो. अगर कहीं पर बुक में कार्बोनियम आयन लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि आपको कार्बोकैटायंस में ही डील करना है. ठीक है, एग्जांपल्स जैसे कार्बन आयंस में लिखा सेम मैनर, CH3+, this is methyl carbocation. CH3CH2+, this is ethyl carbocation. CH2 double bond CH+, this is vinyl carbocation. CH2 double bond CH single bond CH2+, this is allyl carbocation. This is benzyl carbocation. These are the examples. You copy and then write structure.
You may proceed, sir. स्ट्रक्चर में अगेन जैसे हमने पहले भी किया था, we will deal with alkyl carbocation. So in a general manner, you can write R3C plus. For structure or shape, I will take the simplest carbocation, that is CH3 plus. What is the hybridization of this carbon? sp2. sp2. So क्या shape होगा? ट्राइगोनल प्लेन. एक जो फोर्थ ऑर्बिटल है उसको आप एम्प्टी दिखा सकते हो यहाँ पर, तो ये आपको लिख देना, प्लीज कॉपी. सर वो एम्प्टी ऑर्बिटल दूसरे प्लेन में है ना, परपेंडिकुलर. हाँ हाँ, सर ये that empty orbital is a p orbital and the remaining 3 orbitals which are in bond formation वो sp2 orbitals hybridized. बोलिए, somebody saying something. ये सर आपने वो R3C+ क्या लिखा है ऊपर? R3 plus in general manner I have written alkyl carbocation. अच्छा, ओके. सब में alkyl वाला पार्ट में हम डील करते हैं. alkyl free radical, alkyl carbon ion, alkyl carbocation. Should I remove this page? Yes sir. सर अब Just सवाल में please wait. Done? Yes sir. Yes, sir. Yes, Somebody is asking sir R3C plus किसके आगे लिखा? किसी के आगे नहीं है, वो केवल ये पहले दो एग्जांपल्स, ये पहला एग्जांपल भी एल्काइल कार्बोकेटायन है और दूसरा भी एल्काइल कार्बोकेटायन है, तो जनरल मैनर में एल्काइल कार्बोकेटायन मैंने ऐसा लिख दिया है. आर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एच कुछ भी आप लिख दो, वो एल्काइल में ही कंसीडर करते हैं. चलिए, नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड वो है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी सबसे पहले सबसे आसान वाला केस करते हैं, ठीक है. और इसका क्वेश्चन जो आसान वाला है पहला, उसमें कभी आपसे मिस्टेक नहीं होती है. आप मान कर चलो कि 99% आपका आंसर सही निकलेगा, एंड दैट इज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस. आंसर आप मानकर चलिए इसमें गलत नहीं निकलता, ठीक है. एंड आई बिलीव यू ऑल आर अवेयर, मैंने ऑलरेडी एक बार आप सबको बताया था कि किसी भी चीज की स्टेबिलिटी निकालनी है तो जिस जो भी सब्सटेंस का जो नेचर होता है किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से होता है, उसका क्या होना चाहिए? डिस्पर्जन. ठीक. सो स्टेबिलिटी सर is related with dispersion of that. तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कार्बन आयन, तो कार्बन आयन का जो कैरेक्टर कार्बन आयन आया वो किसकी वजह से आया? दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो हियर यू हैव टू चेक dispersion of negative charge. Is it clear? यस सर, कार्बन अनायन से कि कार्बन आयन से? ये कार्बन आयन है, ओ नहीं है यहाँ पर. कार्बेनायन, CARBANIONS, कार्बन आयंस मैंने लिखा है. यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा, कई बार लोग कार्बोकेटायन के चक्कर में इसको कार्बोनायन बोल देते हैं.
Please write. More the dispersion of negative charge, more the dispersion of negative charge, more is the stability of carbon ion. More the dispersion of negative charge, more is the stability of carbon ion. For dispersion, we can consider factors like mesomeric effect, inductive effect, etc. ठीक है? Have you all written the note? सर मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट है मेसोमेरिक मेरे को समझ भी नहीं। आर यू आस्किंग किसको प्रेफरेंस देना है? नहीं सर, वो स्टेटमेंट क्या था? मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एटसेट्रा। ओके सर। अब आप अपना दिमाग लगाइए सब बच्चे, और ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। सब में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। Sir, can you repeat the note for once again, please? Yes. Note is more the dispersion of negative charge, more is the stability of carbon ion. Okay, sir, thank you. And for dispersion, we can consider factors like mesomeric effect and inductive effect. Get the answer quick. सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. Guys, now listen. Out of these 5 cases, can you tell me in which case we have resonance of negative charge? First.
To the first case. यहाँ पर आप First क्लियरली one. इंडिकेट कर देंगे रेजोनेंस। अच्छा, इससे मतलब नहीं है कि रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लिख दूं, और मैं आपसे पूछूं इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो व्हाट विल बी योर आंसर? नहीं रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इज नॉट इन रेजोनेंस। Yes, sir. अब डिफरेंस समझ रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे में आस्क, रेजोनेंस हो रहा है बट लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस जब आप लिखते हो ना, इसका मतलब है कि लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करा रहा है ये। एंड इन सब में क्या चेक करोगे? इंडक्ट इंडक्टिव। एंड Inductive इंडक्टिव effect. के लिए क्या करना है, कार्बन पे जिसपे नेगेटिव है उसको बॉक्स में बंद कर दो, सो दैट यू कैन क्लियरली सी कि कौन सा ग्रुप है। बताइए CH3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है कि माइनस आई? Plus I. प्लस आई। Plus size. तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कि कम कर देगा? बढ़ा देगा. बढ़ा देगा. इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अपोजिट ऑफ डिस्पर्जन, तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज और इंक्रीज? Decrease. डिक्रीज कर जाएगा। और इसमें मिनिमम प्लस आई आप बोल सकते हो among these 4 cases if you consider, तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा among 4 cases, all नहीं। So your answer will be first, then what will you say? Last one, Fifth. है ना? Fourth. अगर आपको ये आंसर आ गया तो आप मतलब ठीक ठाक सोच रहे थे, इसका मतलब। कॉपी कर लो इसको, सर मुझे एक सिली डाउट है बोले ना। सर, कार्बन आयन को हम लोग को C2 कार्बन आयन बोलकर दिखाओ, प्रोनाउंस कार्बन करो आयन। उसको, कार्बन आयन। कार्बन आयन हाँ, अब बोलो। सर, उसको हमें C2- लिखना चाहिए ना C2-, ये क्या होता है? सर? क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मतलब सर होते हैं और हम 2 एक्स्ट्रा लेते हैं ना सर। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, सॉरी सर। अबे C2-, वो अलग चीज होती, कार्बाइड होता है, वो तुमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के टाइम पर। यस सर। चलिए इसको रिमूव कर दें। सर आपने उधर ऊपर एग्जांपल लिखा था ना, मतलब जिसमें Sir, रेजोनेंस हो रहा था पर नेगेटिव चार्ज का नहीं हो रहा था। हाँ, हाँ, तो वो इधर कहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा? वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उस पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया ना फिनाइल, इंडक्टिव से। हाँ, ओके, इंडक्टिव। ठीक है, बहुत आसान है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखो याद रखना, साइंस स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ आपका थियरी मैच होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इवन टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ईगो में क्या आ जाते हैं कि वो जो पढ़ाना शुरू करते हैं धीरे धीरे उस पर क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं और वो डेटा का बैकअप नहीं रखते। तो उनमें कई ऐसी थियरी पार्ट आती है जिनमें एक्सपेरिमेंटली वो उतना वो अच्छा नहीं रहता है। कार्बन आयन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्बन आयन इजी वाला पार्ट है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती है। जो आंसर आप निकालोगे वही लगभग सारे लोग निकालते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला अभी जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। बुक्स के बीच में है, टीचर्स के बीच में तो भरी पड़ी है, और फिर वही चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स में। सर फॉर्चुनेटली जेई एडवांस्ड में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो कंट्रोवर्सी वाला हो, लेकिन ये कोचिंग क्लासेस वाले जो हैं वो क्वेश्चंस ऐसे डालते रहते हैं। तो उसमें अगर आपके टीचर ने क्वेश्चन डाल दिया तो आप 100% सही हो जाते हो, और अगर किसी और ने डाल दिया है और उसके अकॉर्डिंगली आपका अगर नहीं है तो आपको मार्क्स उसमें कट हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस केवल इतनी रहती है कि किसी से आपको झगड़ा नहीं करना है ना। मैंने आपको कुछ बुक्स भेजी हुई हैं,
जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको रिफर कर सकते हो, क्योंकि मेरे सारे जो नोट्स होंगे तुम्हारे वो मेरे ख्याल से 10-12 बुक्स हैं टोटलिटी में लगभग, और भी हैं जो जिनमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे-अच्छे दिए हैं, बट थियरी के पॉइंट ऑफ से लगभग वही है। तो उनके ही नोट्स हैं, जिस भी बुक से सबसे अच्छी चीज मिलती है उससे निकाल कर आपके सामने यहाँ पर मिलेगा आपको। तो आप लगभग मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर कभी आपको किसी बुक में इंडियन ऑथर का कोई बुक है जिसमें क्वेश्चन का आंसर कुछ और मिल जाता है, आप इग्नोर कर सकते हो। इतना ज्यादा परेशान उसको लेकर के नहीं होना है। आप प्रीवियस ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करना, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, मतलब आपका आंसर और उनका आंसर मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो तब आप मुझसे बात करना, बाकी इस इन टाइप में इजी वाले पार्ट में कोई वो नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना दिए जाते हैं जो टीचर्स ने खुद बनाए हुए हैं एक्चुअली, और उनका कोई डेटा बैकअप किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल नहीं है। तो वो टीचर टू टीचर वेरी कर सकता है, तो उसको अवॉइड कर देना, उसमें किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज स्टेबिलिटी ऑफ का। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ना तो डिप्रेशन में चले जाओ कि आपके टीचर ने गलत बता दिया, क्योंकि सामने वाला किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है उस पे आपका आंसर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको 4 इंडियन ऑथर्स की बुक्स में ऐसा मिल जाए। उसका रीजन ये है कि जो फेमस बुक्स हैं, उनके जो ऑथर्स हैं वो आजकल कोटा में पढ़ाते हैं। तो जो भी कोटा वाली स्टाइल, कोटा में जो कोचिंग क्लासेस है उनमें पढ़ाते हैं, तो उनसे निकल करके जो भी टीचर्स बाहर की तरफ आए हैं, उनके आंसर सब एक जैसे तुम्हें मिलेंगे। बहुत सारे टीचर्स क्लेम करते हैं कि हम कोटा वाली स्टाइल में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनके आंसर जब एक साथ, आपको तो पता नहीं है कि वो टीचर कहाँ से निकल कर आया या बुक का ऑथर एक्चुअली में आज की डेट पे कहाँ पर पढ़ा रहा है, तो वो सब कॉपी पेस्ट होता चला जाता है। तो उनके आंसर्स तुम्हें लगभग मैच करेंगे। तो चाहे वो हिमांशु पांडे हो या एमएस चौहान हो, इनके कुछ क्वेश्चन जो कार्बोकेटायंस के, उनके आंसर्स मैच करेंगे। बट तुम जो किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे सिटी वाले टीचर से बात करोगे तो तुम्हारे आंसर्स उनसे अलग नजर आएंगे। तो केयरफुल रहना, अवॉइड कर देना सिचुएशन, तुम खुद ही जज कर लोगे कि ये क्यों कंट्रोवर्सी वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं सर, जस्ट टू कंफर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अरे यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाना, और कार्बन आयन निगेटिव चीज को बोलते हैं। तुम्हारा स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा, तुमको लिखना पड़ेगा फॉर कार्बन आयंस इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यही चीज, क्योंकि स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा कार्बोकेटायन में, बट वहां पर भी डिस्पर्जन है। तो स्टेटमेंट वही है, व्हाट विल बी राइट, मोर the dispersion of positive charge, more is the stability. आप नोट्स को मेरे अच्छे से बनाकर रखिएगा, आपको इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है थियरी राइट और रॉन्ग को लेकर के। बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर्स जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो सब पीएचडी हो सकते हैं या उन्होंने एमएससी किया होगा, मैंने बीटेक किया हुआ है, लेकिन हो सकता है उनसे ज्यादा बुक्स मैंने पढ़ ली हूँ। तो तुम्हें किसी उसको लेकर नहीं चलना है कि केमिस्ट्री वाला, और केमिस्ट्री में वैसे भी यूजुअली बीटेक वाले कम ही लोग आते हैं, ज्यादातर फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ाने चले जाते हैं। तो आप बुक्स को लेकर के जितनी भी मेरे नोट्स आपको मिलेंगे वो स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स हैं सारे के सारे, और मैंने कुछ अपना पर्सनली कुछ नहीं बनाया हुआ है, वो सब उन्हीं से, और डेटा का बैकअप है उनमें। तो इसीलिए मैं कभी भी इंडियन ऑथर का कोई बुक आपको रिकमेंड नहीं करता। हाँ, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम गलत होगा तो उससे कुछ भी इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर थियरी गलत पढ़ ली तो बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स गलत करा देगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसमें आप अच्छा, इसमें एक चीज लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफ यू अटैच देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, and electron withdrawing group if you attach then stability decreases. I'm not telling you which factor, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मींस स्टेबिलिटी decreases, electron withdrawing group stability increases.
ये आपको समझ में आ रहा है जो मैंने ये लिख दिए पॉइंट्स? तो यस सर। और ये भी आप कॉपी कर लो। Guys, get the answer quick. Done? यस सर। Should I discuss? यस सर। सर Guys, can you tell me in which case the positively charged carbon, empty orbital carbon is in resonance? सर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। यहाँ आप लिखेंगे resonance. What kind of resonance? Plus single double. इसमें inductive. इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड। ठीक है, out of these 4 cases you can clearly say second is the most stable case, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4 greater than 5। अनफॉर्चुनेटली ये आंसर सही होना चाहिए था, बट हो सकता है कई सारी बुक्स में तुम्हें यही आंसर मिले और ये जो सामने एक्सप्लेनेशन मैंने बताया वही मिलेगा। तो आप पहले ये आंसर लिखना और विद एक्सप्लेनेशन कि फर्स्ट वी चेक resonance and we check that resonance is only in first case and remaining 4 cases we check inductive effect, and in second case we have maximum number of groups with the plus I effect, that is why this is most stable among these 4। इस तरह करके आप ये आंसर तक लिख लो और फिर क्रॉस कर देना। सर बोलो बेटा। सर मोस्टली अगर हम लोग ऐसा करें कि मतलब पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर ले फिर बाद में उसका मतलब उल्टा सीक्वेंस लेंगे तो सर मोस्टली तो जो है बेसिक ही रहता है, तो क्या ये बरोबर है? मैं समझा नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों कंपेयर करना? मेरे को तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन चेक करना है, एसिडिक कहाँ से आ गया? नो सर, अगर इन केस अगर ऐसा करना रहे तो। अरे लेकिन एसिडिक अरे जबरदस्ती है। तुम मान लो तुम्हारा IIT जेईई का एग्जाम है और कोई वहां पर बोले कुकिंग कर लो, कोई रिलेशन तो बताओ मुझे। बोले कुकिंग कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ये क्या मजाक है? रिलेशन, व्हाई आर यू सेइंग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लें? सर इन अर्लियर केसेस यानी कि इसके पहले वाले में तो बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। हाँ तो सर वही मतलब अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर ले बाद में जो नहीं, वो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। टफ है बेटा, हम लोग उल्टा प्रोसेस करते हैं। तुमने शायद देखा नहीं, स्टार्टिंग में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चंस पहले किए और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ज्यादा टफ है, इसलिए हम उसका कॉन्जुगेट बेस लिखते हैं और उसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं कॉन्जुगेट्स का। आप रिवर्स क्यों करना चाहते हो? रिवर्स तो तब करते हैं जब तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा रटा हुआ है
कि किसी ने पूछ लिया ऐसे कि बताओ Cl माइनस ज्यादा बेसिक है कि CH3CO माइनस, राइट? ऑल्दो बेसिक स्ट्रेंथ करना ज्यादा आसान है, बट यहाँ पर मेरे को डेटा रटा हुआ है कि HCl इज मोर एसिडिक देन CH3COH, दैट इज व्हाई दिस इज लेस बेसिक। क्या आप समझ पाए मैंने क्या किया? यस सर। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डेटा मुझे रटा हुआ है, सारे बच्चों को याद है, इसलिए वो यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम काम करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना ज्यादा टफ है, इसीलिए हम लोग बेस में कन्वर्ट करते हैं पहले, कॉन्जुगेट बेस में, और उसका कंपैरिजन करते हैं। तो अगर खुद ही उसमें कॉन्जुगेट बेस दिया है तो हम क्यों जबरदस्ती उसको एसिड में करें और परेशान हो जाएं? ओके सर। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एसिडिक बेसिक कहाँ से आ गया? बेटा वो कंफ्यूज कर दिया उसने। वो होता है, मतलब वो जो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स हैं वो बेसिक भी होते हैं। सबने कॉपी कर लिया, एक्सप्लेनेशन लिख लिया? यस सर। ओके, नाउ यू राइट करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। अब इसमें मैं जानबूझ करके पूरा वो लिख रहा हूं, आई कैन राइट 1 2 3 4, बट उसके बदले में पूरा लिख रहा हूं। इसमें सबसे पहले आप ये लिखिए, इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन, ग्रेटर देन इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन, ग्रेटर देन ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ये आप करेक्ट ऑर्डर लिख लो। तो अगर किसी भी बुक में आपको इसके अलावा कोई चीज दी हुई है तो उसको आप कट कर देना, ठीक है? इसका डेटा सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है। अभी कंट्रोवर्सी वाला पार्ट आया नहीं है, लेकिन लोग इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकली आंसर निकाल देते हैं और वो आपने जो मैंने क्रॉस करा है वो आंसर है। बट जो मैंने आंसर यहाँ लिखा है इसका डेटा बैकअप लगभग सारी स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल है, तो इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं। कंट्रोवर्सी उन क्वेश्चंस को लेकर है जिनका डेटा बैकअप नहीं है। यस सर। Should I remove this? So just a second. 1 minute सर। हेलो क्या सर। बेटा? Just a minute. सर बेंजील कार्बोकैटायन के बाद वो HC क्या लिखा है बेंजाइल कार्बोकैटायन, सर? उसके बाद हाँ ये उसके बाद ये वाला कंपाउंड है CH3 whole twice CH plus, फिर this compound then this compound. ओके सर। Should I remove this? Sir, 1 minute. Sure, sir. Very good, Sumit. Guys, if you recall, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं जीओसी में। 2 मेन फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, एंड अब आ रहा है नंबर उसका जो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एंड उसके बेसिस पे फिर ये वाला आंसर हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसका नाम क्या है? हाइपर यस, हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन आया है पिक्चर में। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन, अच्छा ये चीज देखिए, साइंस की यही तो अच्छी बात है कि वो फ्लेक्सिबल है। अगर पुरानी कोई साइंटिफिक थियरी फेल हो जाती है या वो पार्शियली एक्सप्लेन करती किसी चीज को, कंप्लीट करने के लिए आप नया साइंस बनाते हो। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे आप बता पाते हो कि व्हाई डू वी स्टडी हाइपर कॉन्जुगेशन। There are so many examples जो आप बताओगे लिख करके कि भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है?
Yes, sir. Somebody is asking, sir, the answer that you wrote first was wrong because it is not proven experiment. Yes, ये experimental data इसको match नहीं करता. चलिए, अभी हम लोग इसका मतलब इसका आंसर निकालने से पहले, एक्सप्लेनेशन देने से पहले, वी विल स्टडी हाइपर कॉन्जुगेशन. सो यू ऑल राइट द सब हेडिंग हाइपर कॉन्जुगेशन. देखिए, हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनमें सब कुछ सीक्वेंस में, कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ा है हमने. कोई भी साइंटिफिक थियरी जब पढ़ते हैं तो पहले पुरानी थियरीज से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्यों हम नया पढ़ रहे हैं, वो लिखते हैं. सो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पहले कराया, नहीं तो मैं पहले सीधे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा सकता था. लेकिन वो सीक्वेंस आपको, क्योंकि वो जब आप बाद में रिवाइज करेंगे ना, तो वो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा उसमें आएगा कि भाई इसके बाद ये आया, रीजन पता चल रहा है कि क्यों आ रहा है. सो हाइपर कॉन्जुगेशन के हम सारे केसेस अभी करेंगे, इवन दो स्टार्ट हमने कार्बोकेटायन के बेसिस पे किया. ठीक है, एक तो ये एग्जांपल आपने लिखा है. अच्छा, इफ आई आस्क यू CH3 whole thrice C, this is an alkyl group. CH3 whole twice CH, this is another alkyl group. CH3 CH2, this is another alkyl group. This is methyl group. Can you tell me plus I effect order for this? बता सकते हो? So 1 2 3 4. इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर भी बोलते हैं. तो ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर. सबके पास नोट्स हैं, आप प्लस आई इफेक्ट का चेक कर सकते हो. बट सर when these groups are connected to unsaturated system, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेंजीन रिंग. आप इसी को रट सकते हो, अनसैचुरेटेड सिस्टम के बदले बेंजीन रिंग. देन द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड. और ऑर्डर क्या बन जाता है फिर उस केस में? CH3 सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाता है. ऐसे हम लिखते हैं ये. एंड अगेन दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. यस. तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ लेंगे तो फिर इसको भी वापस, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही हो गया आपके लिए, आप इसको भी कॉपी कर लेना. somebody was asking something. यस सर. सर वो अमाइंस का सर जब आप बेसिक स्टैंड बता रहे थे ना सर, आपने बताया था ना कि सर जब मतलब वो 3 ये वाला अल्काइल होता है ना सर. सर कौन सा जैसे एल्काइल? सर अल्काइल की जो जब So bulky groups. हाँ सर, जैसे बढ़ती हाँ, SIR इफेक्ट. यस सर. तो सर इसमें वो नहीं होगा क्या? नहीं, यहाँ का एक ऐसा है, तो ग्रुप है खाली, कोई कंपाउंड थोड़ी ना है. ओके. सो अनसैचुरेटेड में बस बेंजाइल ही पढ़ेंगे हम लोग. क्या बेटा? अनसैचुरेटेड में बस बेंजाइल पढ़ेंगे हम लोग. बेंजीन रिंग नहीं, कुछ और भी पढ़ सकते हैं, बट जो ज्यादातर क्वेश्चंस का मतलब वहां पर वो बेंजीन से रिलेटेड ही लेता है. आप इसको इथीन लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH कर लो, वो भी अनसैचुरेटेड सिस्टम. Should I remove this? So just a minute. So please wait. Guys, सर tell somebody saying something. सो लास्ट में फिर ग्रेटर देन वो भी आएगा ना CH. हाँ, वो पूरा आप कंप्लीट कर लो. गाइस, पहले मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताऊंगा. ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है और वो प्रॉब्लम्स में यूज भी नहीं होता, बट वो पहले आपको मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताऊंगा. ठीक है, और फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्टाइल से बता दूंगा कि ज्यादातर बच्चे वो सेकेंड वाला पार्ट ज्यादा याद रखते हैं. बट अगर आपको एडवांस के लिए जाना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, केवल रटना नहीं है,
तो आपको फर्स्ट पार्ट समझना हो। अभी आप देखो, पहली चीज, हाउ डू आई नो कि इन विच केस दैट हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी यूज्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पहला, whenever you see carbon having positive charge, that means कार्बोकैटायन, और उस कार्बोकैटायन के अल्फा कार्बन के पास H है। किसके पास? अल्फा कार्बन, या आप इसको बोल सकते हो कि अल्फा CH है। ठीक है, तो वहां पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो। दूसरा केस बनता है फ्री रेडिकल। इसमें भी सिचुएशन वही है, यहां पर भी आप वैसा ही देखोगे। फिर थर्ड केस यहां पर बनता है एल्कीन का। सर वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। गाइस, आई वाज टेलिंग यू, थर्ड केस यहाँ पर एक एल्कीन है। इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, और इवन बेंजीन रिंग। तो वो जो अनसैचुरेटेड सिस्टम आपने वहां पर लिखा था, वहां पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और बेंजीन रिंग भी हो सकता है। तो ये तीन केसेस आपको मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दीस थ्री केसेस? कुछ कॉमन होना चाहिए इनके बीच में, इसका मतलब है। तो यहाँ पर ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp2 sp2 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp2 sp2। तो एक चीज तो देखो तुम्हें समझ में आ रही है, तीनों sp2 वाले हो गए। अब ये जो कार्बन है ये sp3 होना चाहिए, ये भी sp3 होना चाहिए, और ये sp3 होना चाहिए। ये फ्री मूव करने वाला होना चाहिए कार्बन। अगर यहाँ कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो ये फ्रीली मूव नहीं करता है, इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये जो कार्बन है, जो पहला कार्बन आपको दिख रहा है ना, इसको अगर आप देखोगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आपको ऐसा दिखाई देगा। राइट, यहाँ पर कोई इसका बॉन्ड होगा, इसका जो फोर्थ ऑर्बिटल है दैट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, एंड दैट इज एम्प्टी। फिर आपने क्या बोला कि देयर इज वन कार्बन एंड हियर हाइड्रोजन इज देयर। याद रखना, अगर ये हाइड्रोजन CH बॉन्ड जो है, ये अल्फा CH और ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एक प्लेन में आ गया, सिंक में आ गए,
देन यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन स्टार्ट होता है अल्फा CH का। किसका स्टार्ट होता है? CH। ये जो अल्फा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, सॉरी सिग्मा, अल्फा बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिग्मा जो बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ये क्या है? ये p ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको आप नाम देते हैं सिग्मा p कॉन्जुगेशन। रिकॉल करिए, जो रेजोनेंस था उसमें एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमने हमेशा पाई वाला चेक किया था, पाई p कॉन्जुगेशन। वो p एम्प्टी ऑर्बिटल था, फिल्ड ऑर्बिटल था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था। व्हाट इज हैपनिंग हियर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग। ये एक स्पेशल टाइप का आप इसको डीलोकेलाइजेशन बोल सकते हो। अभी जब आपको और डिटेलिंग बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी केवल इतना बता रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसका एम्प्टी ऑर्बिटल और यहाँ पर CH, इसीलिए एटलीस्ट 1 अल्फा CH होना चाहिए। तो उसके बीच में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, जिसको आप बोलते हो सिग्मा p कॉन्जुगेशन, एंड दिस p इज एक्चुअली एम्प्टी। ठीक, इस वाले केस में जब आप ड्रॉ करोगे इन द सेम मैनर, यहाँ पर भी ट्रायगोनल प्लेनर है, एंड द फोर्थ ऑर्बिटल विल बी हैविंग एम्प्टी और सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ पर भी आप उसी तरह से दिखा दो लाइक दिस। यहाँ पर भी ये इनके बीच में डीलोकेलाइजेशन है, इसको भी सिग्मा p बोलते हैं, लेकिन इसके नीचे क्या लिखेंगे? हाफ फिल्ड, बट नाम वैसे ही सिग्मा p कॉन्जुगेशन। ठीक है, सेम मैनर में यू कैन राइट हियर ऑल्सो। इसमें अगर आप दिखाओगे तो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर एक ऐसे दिखाया बिकॉज यहाँ पाई बॉन्ड आपको दिखाना है, तो ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसके, एंड जो इसका पाई बॉन्ड ये वाला पार्ट है, दिस इज दिस इज पार्टिसिपेटिंग इन, यहाँ पर कोई आप CH लिख दो और इसके साथ आप समझ लो ये डीलोकेलाइजेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन मेरा काम है बताना। इसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज नहीं करते, बट हम इसको लिख कर रखते हैं, तो इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नाम देते हैं। एक बार आप इसको कॉपी कर लो, इसका एक डेफिनेशन लिखाते हैं, तो हो सकता है लिखते लिखते आपको और समझ में आ जाए। सर सिग्मा कैसे आया? कैसे आया नहीं बेटा, ये जो साइंटिफिक थियरी यूज की गई है इसमें बोला गया है कि सिग्मा CH, जैसे वहां पर पाई, तो कोई बोले पाई कैसे आया, तो वो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स या p इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन, उसको नाम दिया गया रेजोनेंस। उसी तरह से यहाँ पर अल्फा CH का डीलोकेलाइजेशन, उसको नाम दिया गया हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, तो दो अलग अलग साइंटिफिक थियरीज है। ये जो अल्फा CH है इसका डीलोकेलाइजेशन टफ होता है, इसीलिए इसका जो इफेक्ट होगा वो रेजोनेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। और एक चीज बिल्कुल हाईलाइट करके लिख देना कि ये कार्बन आयन में नहीं है। 3 यहाँ केसेस हमने लिखे हैं, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इट इज नॉट फॉर कार्बन आयन। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक एंड वो कार्बन आयन चूज कर लेते हैं। सो क्लियरली यू राइट दिस। सर अल्फा कार्बन साइड वाला होता है ना हमेशा? अल्फा कार्बन, हाँ, साइड वाला नेबर कार्बन। कार्बन इज अल्फा कार्बन। सर आप लास्ट केस वापस बता दो ना। क्या चीज बता दूं मैं लास्ट का? सर लास्ट केस। लास्ट केस में कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, इसमें देर आर 2 p ऑर्बिटल्स, बट दोज 2 p ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पाई लिखा हुआ है। CH वाला सिग्मा तो सब में इन्वॉल्व है। यस सर, यस सर ये आपने सेकंड केस में सिग्मा p हाफ फील्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मींस दैट ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। सर सिग्मा बॉन्ड इधर C और H के बीच में ना, इसलिए सिग्मा बोल रहे हैं। C एंड H के बीच का सिग्मा बॉन्ड। ओके सर ये अल्फा कार्बन में समझा नहीं।
अल्फा ये अल्फा कार्बन क्या होता है एग्जैक्टली? neighbor carbon is called alpha carbon. Next neighbor is beta. सो सेकंड केस में भी अल्फा नहीं हो सकता क्या वो? हाँ, सब में अल्फा है बेटा। इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसको बॉक्स में बंद कर दो। नेक्स्ट इज अल्फा ऑलवेज। ओके सर, सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज व्हाट डिड यू से? आप पहले इसको कॉपी कर लो बेटा, मैं डेफिनेशन में बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ, तो अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसकी बात कर लेना। सर फर्स्ट केस में डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना? सब में डीलोकलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। So I was saying that the only difference between first and second is कि the first one is full. Can you speak little louder? Yes, sir. So I was saying that the only difference between first and second is that second is half filled and the Yes, first one and is the half. first is empty. Yeah. Okay, Yes, sir. yes. सर सर Yes. तो सी के साथ बस एच ही होना चाहिए ना? हाँ, सी के साथ एच होना चाहिए। Done. Should I remove this? So just a Yes, minute. sir. Sir, एक मिनट। सब एक Okay. Okay. सर आप थर्ड केस वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? अभी मेरे को नोट लिखाने दो, फिर पूछना। Have you copied everything? Yes, sir. सर Yes, एक मिनट। सर बोलो। सर वो सेकंड केस पे sp2 वाला कार्बन है ना, उसके ऊपर क्या है, सर्कल किया है क्या? That is odd electron. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब होता है उसको ऑड इलेक्ट्रॉन के नाम से बुलाया जाता है। So in the second one, what you have written below that sigma p conjugation that between half filled. Let me know if you have copied. Yes, sir, done. Done, sir. डन सर। चल लिखिएगा। When a system containing unsaturated carbon, Sir, can you repeat? when a system containing unsaturated carbon का यहाँ मीनिंग है sp2 कार्बन और sp3 कार्बन, सॉरी sp2 और sp कार्बन। एग्जाम्पल देखो, ये sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो sp कार्बन हो जाता। तो sp2 या फिर sp कार्बन जो होगा उसको हम लोग नाम देते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन। इतना लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir.
कंटिन्यूएशन में लिखिएगा एग्जाम्पल एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्कीन एटसेट्रा। अटैच्ड रिपीट टू एग्जांपल। एल्काइल, सामने लिखा वही बोल रहा, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्कीन एटसेट्रा एटसेट्रा attached to a saturated carbon. Now what do you mean by saturated carbon? Can you guess? sp3 sp3 कार्बन, बिल्कुल सामने भी लिखा हुआ है sp3 कार्बन containing at least one H atom, one H atom then sigma bonding electrons of alpha CH bond, Sir, can you repeat? अरे यार, saturated carbon containing at least one H atom, then sigma bonding electrons of alpha CH bond get delocalized with vacant orbital, half-filled orbital, or last one and very special, or guys ध्यान से सुनो, do you remember in molecular orbital theory when two atomic orbitals linearly combine, how many molecular orbitals do you get? 2। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि ये जो आपने यहाँ थर्ड केस में ये दो एटम्स लिए है ना, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व किए होंगे, तो वो दो ऑर्बिटल जब कंबाइन किया होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया होगा ऐसा। तो एक को आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोला जिसको पाई लिखा, और एक को पाई स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन तुमने इन्वॉल्व किया। तो बताइए वो जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें जो दो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में एंटर करेंगे, पाई में या पाई स्टार में? पाई में। यहाँ पर दैट मीन्स विच वन इज एम्प्टी ऑर्बिटल? पाई स्टार। इसीलिए जब आप यहाँ पर लिखते हो ना सिग्मा और पाई, तो पाई के बदले यहाँ होना चाहिए पाई स्टार, बिकॉज सिग्मा CH अपना इलेक्ट्रॉन उसी को दे सकता है ना जो एम्प्टी हो। तो यहाँ एम्प्टी कौन है? पाई स्टार। यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं पाई बॉन्ड के अंदर। किसी भी पाई बॉन्ड के अंदर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं? दो, पाई एंड पाई स्टार। तो अगर कोई अपने लोन पेयर के साथ या बॉन्ड पेयर के साथ इन्वॉल्व है किसी भी डीलोकेलाइजेशन में पाई के, तो वो फिर यहाँ पर पाई स्टार वाला सिनेरियो आएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? नहीं सर। यस सर। नो सर। ये नहीं समझ में आया तुमको? अरे भी सिग्मा के पास दो इलेक्ट्रॉन है और वो डीलोकलाइज होकर किसी को देना चाहता है, तो कौन ले पाएगा? पाई के पास दो पॉकेट हैं, एक भरा हुआ और एक खाली। किस पॉकेट में आएगा वो दो इलेक्ट्रॉन? पाई स्टार। पाई स्टार एकदम सिंपल सी चीज है। तो उसको हम लोग सिग्मा पाई नहीं, सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन बोलेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? क्या अभी भी नहीं समझ में आया? सर वो मॉलिक्यूलर याद नहीं आ रही।
मैं समझा नहीं, क्या पूछा आपने? Am I audible? Yes, sir. हाँ सर। जिन लोगों को समझ में आए वो मुझे बताएं, बिकॉज अगर पूरी क्लास को समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं स्किप भी करा सकता हूँ इस यस सर, कॉन्सेप्ट को। समझा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो पूछेंगे ये सब, और जिसको नहीं समझ में आया वो स्पेसिफाई करे। मतलब क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सिंपल सी चीज थी कि मैं किसी को 2 रुपए दे रहा हूँ और वो सामने अगर पॉकेट ही खाली नहीं है तो वो नहीं ले पाएगा, उसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो सिंपल स्टाइल से बताया, जिसको समझ में नहीं आया बी स्पेसिफिक क्या पूछना चाहता है वो मुझसे। Is it clear to everybody? Why am I writing here pi star? Why not pi? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. और बता दो शॉर्टली। Yes, sir. ठीक है, तो बस इसीलिए वो जो स्टेटमेंट आप लिख रहे थे उसको कंटिन्यू करना। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बाद लिखना और पाई स्टार ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पाई स्टार ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Guys, unfortunately there are many books, especially जो इंडियन ऑथर्स की हैं, उनमें वो केवल पाई लिख कर रखते हैं। IIT JEE एडवांस्ड एग्जाम का जो 2013 हुआ उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया, ऑप्शन में लिख कर दे दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो पाई स्टार ब्रैकेट में उन्होंने लिखा। वहां पर बहुत सारे बच्चे फंस गए जो ये सब स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़कर जाते हैं। वो केवल वो जो मैं सेकेंड पार्ट बताऊंगा वो पढ़ते हैं और उससे ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बट वो फिर उस टाइप के क्वेश्चन जैसा जेई एडवांस 2013 में पूछा गया उस टाइप में वो फंस जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। इसीलिए मैंने आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाला थोड़ा सा पार्ट बता दिया कि हमने पाई स्टार क्यों लिया, आया कहाँ से। तो जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर रहे हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग वाला तो ऑलरेडी फील्ड है। तो जब भी कोई वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा किसी से तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग वाला ही एक्सेप्ट करेगा। तो जब आप वो वर्ड्स लिखोगे तो पाई के बदले पाई स्टार लिखना, बस इतनी सी बात है। सबने कॉपी कर लिया जो भी है यहाँ पर? यस सर। फर्दर कंटिन्यूएशन का this special delocalization is called hyperconjugation. This special delocalization is called hyperconjugation. हाइपरकॉन्जुगेशन हो क्यों रहा है? This imparts, एक मिनट, let me complete this. This imparts stabilization. This imparts stabilization to alkyl cation, alkyl free radical, alkene, etc. लिख लिया सबने? यस सर। अब कोई कुछ पूछ रहा था, प्लीज। हाइपरकॉन्जुगेशन हो क्यों रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन हो क्यों रहा है, ये सिंपल से इसका आंसर ये है कि कोई भी साइंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ साइंटिफिक थियरी। कोई भी साइंस आप क्यों पढ़ते हो या कोई भी साइंस डेवलप क्यों की जाती है, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन एक साइंटिफिक थियरी डेवलप की गई है टू एक्सप्लेन मेनी फैक्ट्स, एंड उनमें से कुछ फैक्ट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए, चाहे वो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो या फिर वो जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर वो बदल गया। So these things, these experimental facts, these are explained with the help of concept hyperconjugation. Hyperconjugation को डेवलप ही इसीलिए किया गया। तो ये जब हम
आप इसीलिए तुमने याद करो, अगर पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर हुआ होगा तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज साइंस? तो तुम लोग अपने डेफिनेशंस पे लगे हुए थे कि साइंस इज स्टडी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई कह रहा था ऑब्जर्वेशन, कोई कह रहा था स्टडी ऑफ नेचर। मैंने आपको बताया था एज अ साइंटिस्ट या इंजीनियर आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए साइंस का वो होता है एजम्पशंस। ठीक है, तो साइंस का मतलब ही एजम्पशंस है, पोस्टुलेट्स है। तो हम यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन साइंटिफिक थ्योरी डेवलप करते हैं जिसमें एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पर सिग्मा CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है डीलोकलाइजेशन में, एंड दैट हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी। उससे हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए आप देखो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से ही वो आपको पहला, आप ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है वो सब, लेकिन मैं जानबूझकर के मैंने वो क्वेश्चन पूछा था साइंस क्या है, क्योंकि फिर ये सब जब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं, और ये पूछना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे, आप केवल ऐसे ही बैठे हुए बस चुपचाप, और जो माइंड में, क्योंकि अगर आप इस तरह से कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा आपका, फिर तो रटना हो जाएगा। आगे लिखिएगा गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको बोला कि वो जो फंडामेंटल चीज है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। तो वन बाय वन वी विल डील विद दिस केसेस। पहला लिखिएगा, टॉपिक क्या देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कार्बोकेटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कार्बोकेटायन। सर यस, सर बट इसमें हम बोल रहे हैं कि कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, तो मतलब हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होगा तो नहीं होगा क्या? नहीं फ्लोरीन या होता है क्लोरीन वो, कुछ? लेकिन होता है, बट जो हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं ना, तो वी टेक ओनली CH वाला बॉन्ड, वरना CC भी होता है, दूसरे बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट उनका जो डीलोकलाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो कि सिग्नल पे एक भिखारी है, अनिल अंबानी खड़ा हुआ है, तुम खड़े हुए, तुम्हारे दो दोस्त भी खड़े हुए हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन अनिल अंबानी भिखारी को दे रहा है, या भिखारी की एक्सपेक्टेशन जो अनिल अंबानी से, क्या तुम्हारे से भी उतनी एक्सपेक्टेशन उसको होगी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होगी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, मतलब जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH वाले हैं वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जितने भी मिले जहां पर CH वाला बॉन्ड आता है उसमें मैक्सिमम ये डीलोकलाइजेशन प्रोसेस है। तो फिर उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना दिया कि अल्फा CH होगा तो ही लेंगे, बाकी में नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं है वहां। ठीक है, बट टीचर्स क्यों नहीं उसको बताते हैं या उसको अवॉइड करते हैं? नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, हर जगह फिर दिमाग लगा देंगे, बोलेंगे सब जगह हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल जहां पर अल्फा CH अवेलेबल होता है बस वहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड यूज करना है, वरना नहीं करना है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। अगर आप केवल ये वाला पार्ट पढ़ते हैं ना जो मैं अब बताने जा रहा हूं, तो तुम कभी उसका क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि कोई और बॉन्ड हो सकता है क्या। यहां से आपको पता चलता है कि कोई भी बॉन्ड हो क्या फर्क पड़ता है, सिग्मा वाले चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसीलिए बोल, बट होता क्या है, जो CH का इन्वॉल्वमेंट है, अभी जब आप रेजोनेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको CH तोड़ना पड़ता है, तो वो दिखाने के लिए कि एनर्जी कैसी इन्वॉल्व है, वो साइंटिफिकली सब कुछ प्रूवन है। इसीलिए हम CH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट मी टेक दिस नाउ। एक जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिया होगा, लाइक इफ आई राइट हियर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। व्हाट डू वी से? प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। कैन यू टेल मी हाउ मेनी
alpha hydrogen atoms in this principal structure? So 3. 3. तो अगर जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए डबल हेडेड एरो बनाते हो ना, यहाँ पर भी आपको डबल हेडेड एरो बनाना है. Let us say this CH involves in hyperconjugation. So what will happen? ये CH वाला सिग्मा अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस कार्बन को, ये एम्प्टी है, तो फिर क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा नजर आएगा. ये अनटच्ड है, दिस इज अनटच्ड. ये H बिना बॉन्ड का रह जाएगा क्योंकि सिग्मा था और वही तुमने तोड़ के इसको दे दिया. यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. इसमें H से इलेक्ट्रॉन तुमने सारे छीन लिए तो H को प्लस मिलेगा. ये जो स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर. हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर. गलती से भी ये मत सोच लेना कि ये H प्लस फ्री हो गया और ये भाग जाएगा. पहली चीज, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक रेजोनेंस स्ट्रक्चर. हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वो भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है. और ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है. बॉन्ड होता क्या है? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हेन यू से नो बॉन्ड, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक. सो ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज हाईली अनस्टेबल. इसका ये मतलब नहीं तुम H प्लस को हटा दोगे. एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते थे. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए और भी कम है बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर मच मोर अनस्टेबल, आप उसको बोल सकते हैं, रिलेटिव टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सेकेंड पार्ट, ये वाला CH भी पार्ट ले सकता है, और अगर ये पार्ट लेगा तो फिर आपको कैसा दिखाई देगा? ये अनटच्ड अनटच्ड, यहाँ पर आप प्लस कर दो और ऐसा बना दो. सिमिलरली थर्ड वाला भी आप पार्ट करा सकते हो. इसका मतलब है कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल यू गेट? 3. हाँ, मतलब उसको जनरलाइज वे में क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा CH implies number of, या same as number of hyper conjugative structures. Clear है? Yes, sir. Another thing, this is a kind of delocalization. Your plus was earlier on carbon, now it is on hydrogen, now it is on hydrogen. ये delocalization हो रहा है. या delocalization कहाँ हमने पहली बार पढ़ा था? रेजोनेंस में. यानी कि ये भी एक रेजोनेंस का टाइप है, बट इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है उनमें कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका स्पेशल नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस. सो व्हाट इज अनदर नेम ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? नो बॉन्ड रेजोनेंस. अनदर नेम फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, इतना कॉपी कर लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आस्क. So can you explain the no bond resonance part again? I repeat that. I said here it is delocalization. Whether you talk about delocalization of electrons or positive charge, delocalization word कहाँ पर हमने पढ़ा था? Resonance में. So this is also a kind of resonance. But what is the difference? When you write here the structure, resonating structure, you find that here there is no bond. But जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते थे एक्चुअल रेजोनेंस में, उसमें हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स होता है. ऐसा नहीं होता था कि कोई बॉन्ड ही नहीं है. यहाँ बॉन्ड इज मिसिंग, इसलिए हम इसको नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. और एक H को देके ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना? क्या चीज? अरे जबरदस्ती है. एक बात बताओ, तुम जितनी कैपेबिलिटी होगी खाना खाने की उतनी खाओगे ना. मान लो तुम लेटर से 3 चपातियां खाते हो और कोई तुम्हें 100 चपाती दे देगा, खा लोगे क्या? बोलो. नहीं. नहीं बोल. हाँ, क्या बोल रहा है? नहीं खा पाओगे. तो यहाँ कार्बन टेट्रावेलेंट हो सकता है, उसको क्या 10 बॉन्ड लगा देगा? Yes, I got you. सर वो H प्लस के पास बॉन्ड नहीं है तो H प्लस वहां पे रुका क्यों है? अरे यार, रुका है कैसे रुका है बेटा? बॉन्ड क्या होता है पहले तो ये बताओ. व्हाट इज बॉन्ड? Force of attraction between electrons.
फोर्स, अरे चुप रहे, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कोई भी बॉन्ड हो, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में बॉन्ड, दैट इज फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, मम्मा और तुम्हारे बीच में बॉन्ड, वो भी मदर और सन का बॉन्ड हो गया। तो ये बॉन्ड का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वो जो डंडे बनाए हैं ना तुमने, सिंगल डंडा, डबल डंडा, ट्रिपल डंडा, ये तो साइंटिफिक थियरीज हैं, जिनमें हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व कर लिया तो हमने वहां पर एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व किया तो डबल बॉन्ड बना दिया। ये थियरी हो सकता है 100 इयर्स के बाद फेल हो जाए, साइंटिफिक थियरी है। हमने कभी 1.5 वाला बॉन्ड ड्रॉ ही नहीं किया, हमको आते ही नहीं ड्रॉ करना, एक साइंटिफिक थियरी है। उसी तरह से हमने पार्शियल बॉन्ड पढ़ा और अब हम नो बॉन्ड पढ़ रहे हैं। नो बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, गेटिंग दिस पॉइंट। वीक का मतलब है कि अब यहाँ पर इनके इस कार्बन और इस H प्लस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही खराब है, सिंगल बॉन्ड का जो है उससे भी नीचे आप चले आए। लेकिन ये एक और चीज है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, तो पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस चेंज नहीं होनी चाहिए, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, केवल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुमने H को मूव करा दिया तो दैट स्ट्रक्चर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Should I remove this? सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. So 1 minute, sir. और कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, तो वैसे तो आपने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अलग अलग बुक से निकाल के दिया हुआ है, बट इतनी सारी बुक्स आप पढ़ नहीं सकते, तो कोई एक बुक जो अगर आप पढ़ना भी चाहोगे तो वो सोलोमन है। उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। उसमें ये भी बताया हुआ है CH के अलावा जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, CC बॉन्ड भी इन्वॉल्व उसमें दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं हो तो टाइम वेस्ट मत कर देना, जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, उसके बजाय आप क्वेश्चन सॉल्व करना। Should I remove this? Have you copied? Yes. Yes, sir. Guys, अब आप इसी तरह लिखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ए फ्री रेडिकल। सर आप कार्बन आयंस का क्या बोल रहे थे? कार्बन आयन में नहीं होता, नहीं, ओके सर। स्टार्टिंग में ही लिखा है, पूरा डेफिनेशन लिख दिया आपने। Here also you can write principal structure like this. इसमें भी आप वैसे ही करोगे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इन्वॉल्व है। अब इसमें और प्रीवियस केस में डिफरेंस क्या है? Here you can clearly see कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, and if you want to write a bond here, then this carbon cannot accept more than 1 electron. क्या ये समझ में आया आपको? हाफ फील्ड है ना, तो आधा तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही, एक और चाहिए उसको केवल। इसीलिए जब यहाँ ब्रेकिंग दिखाओगे ना, तो वो होमोलिटिकली आपको दिखाना है और फिर इनके बीच में बॉन्ड बना दो। लेकिन आपका काम हो गया, इसमें क्या काम हो गया कि जो कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन था वो अब H पे मूव कर गया, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन, और वही तो अपने को चाहिए। नाउ सेकेंड H व्हेन पार्टिसिपेट्स, आप इसको ऐसे दिखा दो। When third H participates, आप इसको ऐसे दिखा दो। आप हर एक चीज लिखना जरूर, जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आए कि H प्लस हट क्यों नहीं रहा है, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, सारी चीजें आप लिखते रहना। ये नहीं होना चाहिए फिर 3 मंथ्स के बाद आपको डाउट आ गया।
डन? जस्ट अ मिनट सर। सर बस 1 मिनट। सर मुझे एक डाउट है बोलो ना। सर, अगर ये इतना अनस्टेबल है तो सर ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये हमने थोड़ी ना देखा है। हैव यू सीन इलेक्ट्रॉन्स? नो सर। वो एजम्पशन है बेटा, तभी तो तुम कभी उसको क्लाउड मानते हो, कभी पार्टिकल मानते हो। ये एजम्पशंस हैं, साइंटिफिक थियरीज हैं। ये अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। अगर रिलेटिव कंपैरिजन हो जाएगा इसका विद रेजोनेंस, देन व्हिच फैक्टर विल बी प्रिफर्ड? जो हमने अज्यूम किया रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला, क्योंकि वो ज्यादा उसमें हमने स्ट्रक्चर्स जो बनाए वो ज्यादा स्टेबल हैं, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हमेशा वो वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, यहाँ नहीं होगा ये वाला उसके कंपैरिजन में। इससे ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप एक्सरसाइज 5 सारे बच्चे अटेम्प्ट कर लेना, एक्सरसाइज 5 की क्वेश्चंस, एंड हम लोग ये थियरी कंटिन्यू करेंगे एंड विल डिस्कस एक्सरसाइज 5 क्वेश्चंस। ठीक है? यस यस सर अभी थ्योरी यहीं तक है। क्या चीज? हाइपर कॉन्जुगेशन भी बाकी है बेटा। ओके सर।